जी चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में जब हम लोग क्लासरूम स्ट्रक्चर में बैठते थे तो बार बार आपसे ये कहते थे कि मेंस में हम लोग हर एक सेक्शन में हर एक तरीके का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले, ताकि कम से कम एक बार आप लिख के आ जाएं तो वी कैन हैव अ फेयर चांस ऑफ क्वालिफाइंग मेंस एग्जामिनेशन। तो इसी सीरीज में आज मेंस का एक टॉपिक है। यदि यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विथ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में सरकारी परियोजना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेक्शन में आता है, और बीपीएससी मेंस में देखेंगे तो वो पेपर 2 में ये क्वेश्चन अब बनता है। तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS Academy take you through a journey on writing mains answer। तो चलिए मेंस का सेशन हम लोग चालू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है किसी न किसी रूप में बीपीएससी मेंस में आना जरूरी है, और यूपीएससी मेंस के लिए भी ये टॉपिक हॉट है, इसलिए कि कोविड पेंडेमिक के कारण एक इम्पॉर्टेंस जो हम लोग को दिख चुका है वो ऑनलाइन लर्निंग का। तो ऑनलाइन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया। तो इसी के तहत हम लोग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट लिए हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल इंडिया एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट पिलर्स, क्रिटिकली इवैल्यूएट। डिजिटल इंडिया का महत्व क्या है और इसके विभिन्न स्तंभ क्या हैं, गंभीर रूप से मूल्यांकन करें। इसमें 3 पार्ट है। एक तो डिजिटल इंडिया का महत्व क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है वो हम लोग को आंसर में नहीं लिखना है। वी हैव टू स्ट्रेस अपॉन इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का महत्व क्या है, और डिजिटल इंडिया को साकार करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है, कौन कौन सा महत्वपूर्ण बौद्धिक विकास है जिससे कि आपका डिजिटल इंडिया का सपना या आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सके। ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है गंभीर रूप से मूल्यांकन करें, क्रिटिकली इवैल्यूएट। अब क्रिटिकली इवैल्यूएट में हम लोग को चुनौतियों पे, चैलेंजेस पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है या आम जनता के साथ है, उस पे हम लोग को हाईलाइट करना है, और किस हद तक अभी तक ये सफल रहा ये अभियान, इस पे भी हम लोग को जो है चर्चा करना है। यदि हम लोग बीपीएससी मेंस का परीक्षा दे रहे हैं तो ऐसे स्थिति में आप चैलेंजेस इन बिहार में चुनौती क्या है, इस पहलू को भी आंसर करें। तो आज हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल इंडिया एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट पिलर्स। तो पहला खंड जो है इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल इंडिया, यानी डिजिटल इंडिया का महत्व क्या है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि इस क्वेश्चन के इस पार्ट को हम लोग कैसे आंसर करें। एक और बात है कि आज जो हमारा आंसर होगा वो एक्सक्लूसिवली इंग्लिश मीडियम के लिए होगा, हालांकि हम उसको हिंदी में भी समझा देंगे, और अगला जो सेशन होगा उसमें आप लोग को हिंदी का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, डिजिटल इंडिया जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। इट वॉज लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन ये बात आपको लिखना नहीं है, ये आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल इंडिया। अब पहला लाइन जो है इसको हम लोग जरा पढ़ते हैं और इसका मतलब क्या है उसको देखते हैं। डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ अ विजन to transform India into digital empowered society and knowledge economy and enable its citizens to access and avail the government services electronically and with ease of use। अब देखिए, इसमें पहला लाइन में आप जो है एग्जामिनर को बता दिए हैं कि हम क्या कहने वाले हैं, पूरे आंसर में हम क्या आपको बताने वाले हैं, और इसी में हम चैलेंजेस, चुनौती, वीकनेस, स्ट्रेंथ सब कुछ हम डिस्कस कर दिए हैं पहला लाइन में। देखिए, डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये हम लोग इसलिए इस आंसर ऐसे सेंटेंस लिखे हैं
कि मेंस में आपको हर एक शब्द का इंपॉर्टेंस होता है। कहने का मतलब है कि डिजिटल इंडिया ये भारत सरकार का पहल है और बहुत ही महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम का जो उदय हुआ है देश के लिए नहीं बल्कि एक पहल के रूप में, एक आकांक्षा के रूप में हम लोग इस सरकारी परियोजना को देखते हैं। मीन्स डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बिकॉज द राइज ऑफ इंडिया is dependent to a great extent on the success of India being digitally sound. Number one. Number two, it is an initiative of the government of India. ये भारत सरकार का एक पहल है, but it is also a dream of government of India. ये आपका जो है ये भारत सरकार की एक आकांक्षा है। इसीलिए आप आगे लाइन में देखेंगे कि लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बोथ एन इनेबलर, मतलब ये इसका उत्प्रेरक भी है और बेनिफिशियरी भी है। मतलब इससे उत्प्रेरक भी भारत सरकार है और भारत सरकार को, भारतीयों को, इंडियंस को इसको फायदा भी मिलेगा। तो डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब क्या है कि विद अ विजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटल इंपावर्ड सोसाइटी। अब इसमें जो शब्द है डिजिटली इंपावर्ड सोसाइटी, इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए नहीं है, या ये बड़े बड़े कॉरपोरेट लोगों के लिए नहीं है। सिर्फ ये आपके ऐसे समाज का निर्माण कर रहा है कि जिसमें कि समाज जो है डिजिटल रूप से सशक्त हो जाए, यानी नॉलेज इकोनॉमी की, चाहे वो चिकित्सा में, मेडिसिन में कोई पहल किया गया है, चाहे वो आपके बैंकिंग रिफॉर्म्स में किया गया है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी में किया गया है, चाहे वो शिक्षा में किया गया है। भारत के हर एक लोगों को जो है एक क्लिक, माउस के क्लिक से वो सब मालूम चल जाए। सो दिस इज व्हाट वी मीन that the vision of digital India is to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. India जो है wants to be is on the path of being a global knowledge economy. तो यदि वैश्विक आप यदि नॉलेज इकोनॉमी बन रहे हैं, आप विश्व के स्तर पे जो है आप अपने बौद्धिक शक्ति को प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में हर एक सिटीजन, भारत का हर एक नागरिक को डिजिटल सेक्शन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके समाधान के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। सो डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy and enable its citizens to access and avail the government services electronically and with ease of use. कहने का मतलब है कि हम लोग जो है डिजिटल इंडिया, हम लोग ऐसा सोचेंगे, ऐसा बनेगा जिसमें कि हर एक लोग जो है सरकार का जो भी विधि है, सरकार का जो भी कार्यक्रम है, उसको हम लोग एक माउस के क्लिक से आराम से देख सकते हैं। चलिए अब सेकेंड लाइन पर चलते हैं। द इनिशिएटिव एम्स एट स्ट्रेंथनिंग द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, अब जो है ये पहला जो सेकेंड लाइन का पहला शब्द है, द इनिशिएटिव एम्स एट स्ट्रेंथनिंग द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि डिजिटल इंडिया हमारा तभी साकार हो पाएगा जब हमारी आधारभूत संरचना जो है उस तरह से बन पाए। उदाहरण के लिए कि वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब फॉर एग्जांपल देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो है बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या रूरल इंडिया, क्या ग्रामीण भारत इतने बड़े पैमाने पे डिजिटल संसाधन उपलब्ध करा पा रहा है? तो हमारा पहला चैलेंज है कि इन ऑर्डर टू मेक अ सक्सेसफुल डिजिटल इंडिया, रूरल इंडिया शुड हैव सो मच ऑफ रिसोर्सेज सो दैट दे कैन ऑल्सो गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस। आज भी अब ऑनलाइन क्लासेस देखिए, ये ऑनलाइन मोड से हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अब इसमें कितने बच्चे इसमें
सक्षम है, कितने बच्चों को इंटरेस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल तक डेवलप नहीं कर पाया है कि हम लोग अपने आप को सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस तक ही सीमित कर चुके हैं। सो एक तो चैलेंज है कि आप ग्रामीण भारत में भी संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए। दूसरा, देखिए, यदि हम लोग बात कर रहे हैं वैश्विक ज्ञान महाशक्ति की, यदि हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी की, तो इस दिशा में आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, जो भी आपका डिजिटल कार्यक्रम है, डिजिटल प्रोग्राम है या वर्चुअल क्लासेस हैं, ये ग्रामीण स्तर पे भी सुदूर होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पे भी सशक्त होना चाहिए। इट शुड स्ट्रेंथन इटसेल्फ एट द विलेज लेवल ऑल्सो एंड ऑल्सो एट रिमोट एरियाज। बहुत सुदूर, देश के बहुत सारे सुदूर क्षेत्र में जो लोग हैं उनको भी इसमें जो है अहम भूमिका निभानी होगी। सो द इनिशिएटिव एम्स एट स्ट्रेंथनिंग द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जब तक हम लोग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक हम लोग डिजिटल इंडिया को साकार नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है इनहांसिंग द डिजिटलाइज सॉल्यूशंस। कहने का मतलब कि हम लोग का डिजिटल इंडिया ऐसा होना चाहिए कि यदि कुछ परेशानी हो तो सॉल्यूशन भी डिजिटल हो, सरकारी महकमों का हम लोग को चक्कर लगाने की जरूरत ना पड़े। एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, जो कि आज अच्छा हो चुका है, यहां तक कि डाटा का रेट भी कम हो चुका है। इसीलिए सेकेंड लाइन है द इनिशिएटिव एम्स एट स्ट्रेंथनिंग द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनहांसिंग द डिजिटलाइज सॉल्यूशंस एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब जो है थर्ड लाइन, इंडिया डिजिटल लैंडस्केप एंड इट्स इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज ग्रेटली इंपैक्टिंग रूरल एंड सब अर्बन एरियाज थ्रू रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। ये सही बात है। आज हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि डिजिटल इंडिया में काफी हम लोग तरक्की किए हैं, और डिजिटल इंडिया को आप जो है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आप जोड़ के देखिए। आप देखिए कि कृषि में किस तरह से जो है आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण नई कृषि विधियां आई हैं, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आया है, मौसम संबंधी जानकारी हम लोग को, वेदर रिपोर्ट्स हम लोग को, कटाई के बाद जो तकनीक इस्तेमाल किया जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मिट्टी की जांच, सॉइल आपका सर्वे है ना, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर नो हाउ वी आर नाउ इन अ पोजिशन टू यूज इट because of digital India. So obviously India's digital landscape has changed and our economy has also changed. Otherwise Indian economy तो एकदम ठप हो जाता कोरोना काल में। It is also bridging the gap of digital divide. बहुत हद तक आप देखिए, पहले लहर में आपका कोरोना लॉकडाउन के समय जो एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का क्या स्तर था, आज ऑनलाइन एजुकेशन का क्या स्तर है, तो दोनों में अंतर जो है आप देख रहे हैं कम होते जा रहा है। अब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस के अलावा एक विकल्प में, एक अल्टरनेटिव में जो है ऑनलाइन क्लासेस भी देख रहे हैं। एंड लास्ट लाइन, इन टुडेज लाइफ इनेबलिंग द एक्सेसिबिलिटी टू गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी इज द क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। डिजिटल इंडिया को यदि आपको सक्सेसफुल बनाना है तो गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी गवर्नमेंट का प्रायोरिटी होना चाहिए कि गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी लेके आए। और बहुत सारा काम जो है यहाँ पे कंपनी भी कर चुकी है, प्राइवेट कंपनी भी कर चुकी है, क्योंकि आप देखिए किस हिसाब से स्मार्टफोन का बिक्री हो रहा है, गांव में आपको स्मार्टफोन मिल रहा है। और दूसरा चीज है कि अब जो पहले, आज जो इंटरनेट का जो रेट है, जो दर है, जो प्राइस टैग है, वो पहले से भी कम हो चुका है। सो इन टुडेज लाइफ इनेबलिंग द एक्सेसिबिलिटी टू गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी इज द क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एज बेसिक नेसेसिटी ड्यू टू द फास्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन एंड कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग डाटा रेट अक्रॉस इंडिया। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल इंडिया में आप इस तरह से जो है अपने इंट्रोडक्शन को बनाएंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल इंडिया, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को अब इस तरह से देखिए कि अब हम लोग एक और पहलू लेके चलते हैं, रूरल इंडिया।
यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी, दिस डिजिटलाइजेशन ड्राइव नीड्स टू बी एक्सपैंडेड इक्वली इन रूरल इंडिया विथ सर्विसेज इन ई गवर्नेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सर्विसेज अलॉन्ग विथ मोबाइल, डीटीएच रिचार्ज, ई टिकटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। कहने का मतलब है कि डिजिटल इंडिया के तहत यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी हम लोग को सशक्त करना है, हम लोग को ग्रामीण विकास, ग्रामीण पहलू भी हम लोग को देखना है, तो यदि हम लोग बात करें रूरल डेवलपमेंट की, यदि हम लोग बात करें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, यदि हम लोग बात करें रूरल इकोनॉमी के विकास की, तो ऐसे स्थिति में हम लोग को डिजिटल रूरल इकोनॉमी की तरफ भी जाना है। बहुत हद तक काम हो चुका है, जैसे कि आपका जितना भी भूमि रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड से डिजिटलाइज हो चुका है। आपका फसल कार्ड, क्रॉप कार्ड, बीमा कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा, ये जितनी भी प्रोग्राम्स है सब कुछ डिजिटल हो चुका है। आपको रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडलिंग टूल्स के प्रयोग से जो है आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी नया नया एक अवेन्यूज, नया नया अवसर खोल चुका है, और ये सब कृषि और किसान के हित में सब कुछ जा रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं समावेशी वित्त की, हम लोग बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो इंक्लूसिव फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस या आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना हम लोग तभी कर सकते हैं जब तक कि हम लोग स्मार्ट गांव के बारे में बात नहीं करें। तो ये सब पॉइंट आपको देना है कि टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी, दिस डिजिटलाइजेशन ड्राइव नीड्स टू बी एक्सपैंडेड इक्वली इन रूरल इंडिया विथ सर्विसेज इन ई गवर्नेंस। कैसे सरकार का तंत्र चल रहा है बैंक में, बैंक के काम में, वित्तीय काम में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सेवाओं में, चाहे मोबाइल सेवा हो, चाहे टिकट खरीदना हो या शॉपिंग करना है, ये सारा कुछ जो है सुविधा गांव तक भी पहुंचाना है। और ऐसी बात नहीं है, सेकंड लाइन देखिए कि ऐसी बात नहीं है कि आप ही का सुझाव सब कुछ है, गवर्नमेंट कर रही है, वो गवर्नमेंट की तारीफ भी करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट की तारीफ करने के अलावा आपको जो है प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉडी जो है, निजी औद्योगिक जो घराने हैं, वो भी इसमें मदद कर रही है, और इसी को हम लोग दूसरे लाइन में लिखे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन कनेक्टिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स विद कोलैबोरेटिव एनर्जी फॉर द स्पीड ऑफ डिजिटल सर्विसेज इन अटेनिंग डिजिटल एम्पावरमेंट। कहने का मतलब है कि आपका जो डिजिटल इंडिया क्रांति है, आपका जो डिजिटल इंडिया रेवोल्यूशन है, इसमें निजी कंपनी भी मदद कर रही है। बहुत सारा स्टेट है, बहुत सारा राज्य है जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपके जो आपका उपग्रह तकनीक है, जो आप सैटेलाइट छोड़ते हैं, उसका प्रयोग करते हुए फसलों का मॉनिटरिंग किया जा रहा है, क्रॉप्स को मॉनिटर किया जा रहा है, इससे डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, और इससे हम लोग भविष्यवाणी करना चालू कर दिए हैं, हम लोग विश्लेषण करना चालू कर दिए हैं। और देश भर में जो है कौन सा किस समय किसानों को बुआई करना चाहिए, कौन सा फसल चयन करना चाहिए, कौन से क्रॉप्स को चूज करना चाहिए, कब कैसे कीटनाशक को छिड़काव करना चाहिए, फसल कब काटना चाहिए, सारी सूचनाएं जो हम लोग को पहले मिल जा रही है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन कनेक्टिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स। यस, निजी कंपनी खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में मदद मिल रहा है। द गवर्नमेंट, नेक्स्ट लाइन, द गवर्नमेंट इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ इनेबलर। गवर्नमेंट का काम है एक उत्प्रेरक की तरह, गवर्नमेंट सरकार जो है डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रही है, और डिजिटल इंडिया जो एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ निजी कंपनी भी है जो कि ये चाह रही है कि किस तरह यहाँ के लोग जो हैं सशक्त डिजिटली बने। द गवर्नमेंट इज प्लेइंग, द गवर्नमेंट, लास्ट लाइन, द गवर्नमेंट इज प्लेइंग the role of enabler by establishing a better connect between the service providers and citizens by implementing effective e-governance systems through smart approach for all its stakeholders। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं कुछ स्किल डेवलपमेंट की ओर, जो कि हम लोग को इस पहलू को भी हम लोग को जोड़ना है। तो स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाता है? ई हेल्थ सिस्टम। ई हेल्थ सिस्टम कहने का मतलब है
कि आज जो है हम लोग आधार कार्ड के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ आधार कार्ड जो है कि सारी जानकारी हम लोग को मिल जा रही है कि किस आदमी को कौन सा बीमारी है, ये सब डाटा इकट्ठा होने लगा है, कौन सा दवाई चल रहा है, कब इनको पहला डोज मिला कोरोना वैक्सीन का, कब नेक्स्ट डोज ड्यू है। तो सब कुछ जो है हम लोग जो है एक तरह से हम लोग ई हेल्थ पे काम कर रहे हैं। ई एजुकेशन, बहुत सारे सरकार, बहुत सारी राज्य सरकार, बिहार सरकार भी बहुत सारा पहल की है ई एजुकेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन, ई शिक्षा पे, और बहुत सारी सेवाएं जो है वेबसाइट के माध्यम से नागरिकों के लिए, सिटीजन सर्विस जिसको बोल रहे हैं, बहुत सारा स्किल प्रोग्राम भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चला जा रहा है। और सबका मोटिव यही है कि अर्बन इकोनॉमी भी स्ट्रेंथ हो और रूरल इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन हो। तो नेक्स्ट पर थर्ड पैराग्राफ का आपका होना चाहिए, फर्दर इनिशिएटिव्स like e-health, e-education and a wide-ranging variety of citizen services, large-scale development programs are adding great value to rural economy. अब क्या है कि अब देखिए नए कृषि कानून में, नए एग्रीकल्चर बिल में भी आप लोगों को गांव के जो किसान हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ दिया जा रहा है। बहुत सारा मंडी है, बहुत सारा सर्विसेज है, स्टार्ट किया गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि आज जो फसल आपके राज्य के अंदर या शहर के अंदर या गांव के जिला के अंदर बिक रहा था, आज आपके पास एवेन्यूज है कि उसको आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप छा सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रहा है, रूरल माने ग्रामीण में उद्यमिता आ रही है, आपका नवाचार आ रहा है, इनोवेशन आ रहा है। और एक ये नवाचार यदि ग्राम के स्तर पे, गांव के स्तर पे, रूरल लेवल पे यदि आपके पास रूरल इकोनॉमी में रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का रोल हो जाए, इनोवेशन का रोल हो जाए, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं आज आईएएस बनना चाहते हैं, आज डीएम बनना चाहते हैं, आज डीएसपी बनना चाहते हैं, आज रेवेन्यू ऑफिसर बनना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे यूथ जो हैं गांव के, वो ग्रामीण उद्यमी बनना चाहते हैं, ग्राम में रह के, गाँव में रह के फसल के लिए ये उद्यमी बनना चाहते हैं, नवाचार लाना चाहेंगे, साइंस लाना चाहेंगे अपने कृषि क्षेत्र में। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इनफैक्ट हमारा इकोनॉमी फिर अमेरिका के रूरल इकोनॉमी से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस यही है कि इट ऑल्सो प्रमोट्स इंक्लूसिव रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन स्पेशली फॉर रूरल यूथ एंड वुमेन। अब देखिए एजुकेशन सेक्टर में, द एजुकेशन सेक्टर एंड इट्स वास्ट नेटवर्क वॉज सीवियरली अफेक्टेड बाई कोविड-19। आपका सबसे ज्यादा नुकसान कोविड से हुआ है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, और शिक्षा क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार का और निजी संस्थाओं का भी पहल रहा है कि विकल्प का हम लोग दे। तो आज गवर्नमेंट टीवी चैनल पे आपका एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है ताकि सुदूर गांव के लोग भी उसको पढ़ सके, देख सके, सीख सके, समझ सके। तो लास्ट वही है, हाउएवर quicker adoption of digital education and virtual learning by using government run TV channels has enabled access to the last learner in remote villages with realistic and adoptable innovations for enabling e-learning। तो थर्ड पैराग्राफ का इंपॉर्टेंस हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ई एजुकेशन पे बात किए, ई हेल्थ पे भी जरा बात करें। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM ये सरकारी परियोजना है, और ये जो है डिजिटल इंडिया की तरफ एक बहुत बड़ा पहल है। इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का, एक व्यक्ति का, जैसे आपका बैंक अकाउंट है उसी तरह हेल्थ अकाउंट खुलता है। जो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ, जो भी आपके रोग हैं, डिजीज हैं, डिसऑर्डर हैं, डॉक्टर से क्या क्या कंसल्ट किए, मेडिसिन क्या क्या प्रिस्क्राइब किया गया, वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये रिकॉर्ड जो है, आप ये दिल्ली में बैठे हैं, बंबई में बैठे हैं या गांव में बैठे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड जो है आपके सुविधा के अनुसार आपको मिल जाएगा। आपको कहीं भी कुछ यदि परेशानी हो तुरंत ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। तो आपका फोर्थ पैराग्राफ, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये जो हेल्थ सेक्टर पे, जो हेल्थ सेक्टर का बहुत ज्यादा महत्व हो चुका है पेंडेमिक के कारण, महामारी के कारण, उस पर भी आप देंगे। अब देखेंगे कि हमारे लिए अवसर क्या है, डिजिटल इंडिया से हमारे लिए अवसर क्या है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज वी हैव इन डिजिटल इंडिया, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल इंडिया का क्वेश्चन कर रहे हैं।
तो इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ पर्सपेक्टिव लाइज इन एडॉप्शन ऑफ डिजिटलाइज्ड टेक्नोलॉजीज फॉर एम्पावरिंग एग्रीकल्चर, रूरल सेक्टर, एग्री फूड वैल्यू चेन एंड प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्री। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये समझिए कि यदि डाटा की बात करें तो आज करीब 127 करोड़ से अधिक लोगों को, नागरिकों को आधार जारी कर दिया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के द्वारा सरकार जो है जितना भी विभिन्न मंत्रालय है, उसकी योजना है, प्रोग्राम है, करोड़ों रुपया जो है डीबीटी के माध्यम से लोगों तक पहुंच चुका है। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन जो है एक नया लेवल ले चुका है, एक नया मुकाम हासिल कर चुका है। और क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब आपका जो भी दस्तावेज है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सरकार जो है 1 जुलाई 2015 से डिजी लॉकर चालू की थी और अभी तक करोड़ों दस्तावेज जो है डिजी लॉकर के तहत पंजीकृत, रजिस्टर्ड कर दिया गया है। तो इस तरह से डिजिटलीकरण जो है दिन पे दिन सफलता के नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो आप कंक्लूडिंग सेक्शन में जो है आप ये बात जरूर लिखिए कि ये सब सरकार जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम चलाई है उसे काफी हम लोग को सफलता भी मिल चुकी है। अब जो है कि इस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी जोड़ के देखिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम लोग जोड़ कर देखेंगे तो आने वाले समय में हमारे जीवन के लगभग हर एक पहलू को डिजिटलाइजेशन जो है प्रभावित करेगी। इसीलिए कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो है, इंडियन इकोनॉमीज ग्रोथ पर्सपेक्टिव लाइज इन एडॉप्शन ऑफ digitalization technologies for empowering agriculture, rural sector, agri-food value chain and processed food industry. These interventions will transform farming community through cost optimization. यदि हम लोग किसान की बात करें तो उनके पास इंफॉर्मेशन रहेगा तो लागत कम लगेगा, और लागत कम लगेगा तो कम से कम इनकम जो है बढ़ेगा। और इनकम और लागत कम हो, कॉस्ट कम हो, इनकम ज्यादा हो तो ऑब्वियसली इनकी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। इनकम सिक्योरिटी, उनको कृषि से भी आय का आने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाएगी और सस्टेनेबिलिटी सतत होगा, ये आय जो होगा उनका सतत होगा, हर एक साल मिलते रहेगा। ठीक है। एंड द करेंट सिनेरियो ऑफ पैंडेमिक हैज प्रूव्ड दैट द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर depends on its digital transformation, like farmers making data driven profitable decisions through the entire agri-cropping cycle by using internet of things based solutions. और अभी जो पेंडेमिक के समय और भी हम लोग जो अपने डिजिटल सेवा को और सशक्त कर दिए हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से किसानों को भी मदद करेगा। सॉइल कार्ड, सॉइल हेल्थ, कब कटाई करना है, कब बुआई करना है, सारा इंफॉर्मेशन जो है किसानों को मिल जाएगा और इससे रूरल इकोनॉमी डेवलप कर जाएगा। एंड दिस कैन बी स्ट्रेंथन बाय रोबस्ट पॉलिसी सपोर्ट। और ये सब करने के लिए हम लोग को एक बहुत ही सशक्त नीति चाहिए, समय पे वित्त सहायता चाहिए, वित्तीय सहायता चाहिए, एडिक्वेट एंड टाइमली फाइनेंसिंग एंड एक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर स्टेक होल्डर्स। जो भी इसमें है, मतलब बहुत सक्रिय रूप से सरकार भी आए, सरकारी तंत्र भी आए, सरकार के अधिकारी भी आए और आम जनता भी आई। सो इट ऑल्सो रिक्वायर्स एक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर स्टेक होल्डर्स so that desired benefits can percolate down to every farmer and last mile citizen in rural India. So this can be strengthened by robust policy support, adequate and timely financing and active contribution of major stakeholders so that the desired benefits can percolate down to the every farmer and last mile citizen in the rural India. देखिए, तो इस तरह का क्वेश्चन हो कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल इंडिया, तो आप डिजिटल इंडिया का एक जो है इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन में आप ये देंगे कि ये है क्या, इस डिजिटल इंडिया को सक्सेस बनाने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट यू रिक्वायर, व्हाट इज द नॉलेज सपोर्ट यू रिक्वायर्ड, व्हाट इज द रिसोर्स सपोर्ट यू रिक्वायर्ड,
और इसकी पहल क्या क्या है, चुनौती क्या क्या है, सारा आप इंट्रोडक्शन में आप दे देंगे। दूसरे पैराग्राफ में आप रूरल इकोनॉमी के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि सशक्त देश तभी बन सकता है जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो। तो रूरल इंडिया में खास करके एग्रीकल्चर में कौन कौन सा प्रोग्राम हुआ, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, कैसे फार्मर्स बेनिफिट हुए, ये सारा आपको लिखना है। एक तीसरे पैराग्राफ में आप ई एजुकेशन, ई लर्निंग, वर्चुअल क्लासेस पे आप बात कीजिए। और चौथा जो है आप स्वास्थ्य पे बात कीजिए। और पांचवा आप जो आपका कंक्लूजन होगा कि क्या क्या फायदा हुआ है अभी तक और क्या क्या फायदा होने की उम्मीद है। और अल्टीमेटली डिजिटल इंडिया भारत को, इट विल ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू एन आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी। तो इस रूप से आप यदि अपने आंसर को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और मौका मिले तो यदि एक ये स्लाइड जो है नॉलेज इकोनॉमी पे, ये भी अपने आंसर में आप लिख दीजिए। तो इस तरह से बच्चों आज जो है हम लोग का जो पार्ट था, आज हम लोग डिजिटल इंडिया के इंपॉर्टेंस की बात किए थे। अब है कि इसमें हम लोग जो बात करेंगे अगले सेशन में हम लोग हिंदी मीडियम के आंसर्स को हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे। और उसके बाद इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, कौन कौन इंपॉर्टेंट पिलर्स है, कौन कौन इंपॉर्टेंट आपके स्तंभ है जिससे कि डिजिटल इंडिया सक्सेसफुल हो भारत में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी हैव discussed in our session importance of digital India, and tomorrow we will discuss in Hindi for Hindi medium student digital India का महत्व क्या है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे what are its different pillars, और यहीं पे हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चुनौती भी है और बीपीएससी के लिए बिहार में क्या क्या चुनौती है, ये सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।